हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। तुम्हारा संडे को टेस्ट हुआ था? यस मैम। संडे का टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया था। क्वेश्चन नंबर 1, चलो 1 को बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। ये तो बन गया होगा। इसने पूछा है कि अगर आउटपुट पर मुझे 1 चाहिए तो इनपुट क्या दें एबीसी का। देखो आउटपुट पर 1 चाहिए होगा तो ये कौन सा गेट है? और अगर ये और गेट है तो एडिशनल करेगा, ऐड करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? a प्लस बी। अब ये सी है और ये है मेरा एंड गेट। एंड गेट क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? a प्लस बी और ये दोनों सी, इनका मल्टीप्लाई है ना, ए प्लस बी डॉट सी। अब क्या बोल रहा है कि आउटपुट पे 1 चाहिए। अब देखो a प्लस बी चाहे कुछ भी हो, अगर मैं c की बात करूं अगर c 1 होगा तभी तो मेरे को ये मिल पाएगा आउटपुट 1। अगर c 0 हो गया तो आउटपुट 1 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0 डॉट कुछ भी करो 0 ही आना है। दैट मीन c को क्या होना पड़ेगा? c को 1 होना पड़ेगा, है ना। तो c 1 किस में है? सिर्फ एक ही में, a में। तो c 1 रहेगा और a प्लस बी को भी क्या होना पड़ेगा? देखो अब इसमें ये 1 है, बाकी 0 0 0 है। अगर c 0 हो जाएगा तो a प्लस बी चाहे 1 हो, मान लो a प्लस 1 है और c है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना। वो तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? 1। अब मान लो a प्लस बी चाहे कुछ भी है, बट c की कंडीशन क्या होनी चाहिए? c 1 होना चाहिए। तो इसमें c 1 ही दिया हुआ है, इसलिए a और b को चेक नहीं करेंगे। इसी में ही ऑप्शन नंबर a मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? हेलो, बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये क्लास का क्वेश्चन है, उस दिन हमने क्लास में बैठ के किया था। PYQ कि करंट जा रहा है, तुम्हें IZ और IL बताना है कि लोड रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, जीनर में कितना करंट जाएगा और यहाँ से टोटल करंट कितना आई जाएगा। ठीक है, तो देखो जीनर के पास जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितनी वोल्ट हो जाएगी? 4 किलो ओम के पास। टोटल 60 है, जीनर के पास 10 है, तो इसके पास कितनी होगी? 4 किलो ओम के पास 50 वोल्ट। लोड रेजिस्टेंस जीनर के साथ पैरेलल में है, तो इसके पास कितना वोल्टेज हो? इसके पास भी कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट। तो देखो यहां से जो सर्किट से करंट आई बन के चलेगा वही तो इस वाले 4 किलो ओम से पास करेगा। तो यहां से तुम V इक्वल्स टू आई आर लगाओगे। वोल्टेज कितनी दे रखी है? 50। करंट कितना दे रखा है? 4000 ओम इक्वल्स टू आई। ये टोटल करंट आ जाएगा। वन बाय 80। इसको सॉल्व कर लेना, तो ये कितना बनेगा? 50 बाय 4000 को सॉल्व कर लो। 0.125। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 12.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मतलब टोटल करंट जो है वो 12.5 का है। ठीक है, अब लोड रेजिस्टेंस के पास देखो फिर से लगा दो V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर, लोड रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज कितना है? 10। लोड का रेजिस्टेंस कितना है? 2 किलो ओम। तो यहाँ पे लिखो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इक्वल्स टू IL। ये लोड रेजिस्टेंस का करंट हो जाएगा। ये कितनी होगी? 1/200। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 डिवाइडेड बाई 200, 0.05, यानी ये हो जाएगा मेरा 5 मिली एम्पियर लोड रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब लोड के पास जो करंट जा रहा है वो 5 मिली एम्पियर है।
यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है वो 12.5 मिली एम्पियर करंट है। तो बेटा ए पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5 आगे चला गया होगा तो जीनर से कितना जाएगा, 12 में से 5 घटा दोगे कितना, 7.5 मिली एम्पियर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, है ना। बोलो, आ गया समझ में। यस मैम। यस मैम। एक बार, हाँ। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, एक हैवी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 200 था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया दो स्मॉलर्स नंबर में 80 प्लस 120 में। वो कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर पेरेंट एटम। तो जो ये तुम्हारा, ये देखो ये पेरेंट है और ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, दोनों पेरेंट पेरेंट, डॉटर डॉटर। पेरेंट की कितनी दी हुई है, 6.5। याद रखना ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, और डॉटर की 7 और 8 दे रखी है। तो देखो बेटा, पेरेंट के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, इसके पास 200 एटम है, यानी 200 न्यूक्लियन से, सॉरी 200 न्यूक्लियन से एक की 6.5 है, तो मल्टीप्लाई बाय 6.5 कर दोगे तो टोटल कितनी आई पेरेंट के पास एनर्जी, 200 मल्टीप्लाई 6.5, 1300। तो बेटा ये बनी 1300। 80 वाले के पास कितना है, 80 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 120 वाले के पास कितनी है, 8। तो इन्हें लिख लो एक साथ कि 80 वाले के पास हो जाएगी 560 प्लस 120 मल्टीप्लाई 8 हो गई 960 प्लस 560, 1520, है ना। ये टोटल आ गया 1520। तो अब एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी भाई, ये 1520 है, 1520 में से क्या माइनस कर दो, 1300, है ना। तो फिर 1520 में से क्या माइनस करेंगे, 1300। एक बात याद रखना, एनर्जी की जब बात हो, जब एनर्जी माइनस करनी हो, जैसे ये तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस करी है ना तुमने, तो हमने देखो क्या घटाया है, पेरेंट और डॉटर। इसका मतलब ये मेरे प्रोडक्ट, ये मेरा रिएक्टेंट था और ये मेरा प्रोडक्ट था। तो जब एनर्जी के लिए माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे, ये याद रखना। लेकिन जब मास के टर्म्स में निकालोगे, जब डेल्टा एम के टर्म्स में निकालोगे, तब क्या करते हो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट माइनस करते हो, ठीक है, सही है, ये याद रखना। मास का यूज करके निकालोगे तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, एनर्जी का निकालोगे तो, अरे अरे देखो, मास में से रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, माइनस प्रोडक्ट। बोलो, बात समझ आ गई, ठीक है। जी। यस यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये तुम्हें ग्राफ दिया है बाइंडिंग एनर्जी का, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये m है, यानी ये तुम्हें मास नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मास नंबर। सबसे ज्यादा मास नंबर किसका है, ABCDEF में से सबसे ज्यादा हैवी कौन है बेटा, बताओ सबसे ज्यादा हैवी पार्टिकल कौन है, एफ। हाँ F, है ना। सबसे ज्यादा मास F के पास है, देखो इसका मास नंबर यहाँ लाई कर रहा है, यानी ये सबसे ज्यादा हैवी होगा। तो आपने क्या पढ़ा है, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होता है, ब्रेक होते हैं किसमें, ब्रेक इनटू स्टेबल। और क्या पढ़ा है आपने, लाइट किस में होते हैं, लाइट पार्टिकल फ्यूज होते हैं, है ना, फ्यूज इनटू स्टेबल, यही पढ़ा है, फ्यूज इनटू स्टेबल। स्टेबल। हाँ, एफ को क्या करना है, अब देखो पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन A प्लस बी जो है C बना देगा, क्या सही है। अब देखो A भी लाइट है, छोटा पार्टिकल है, B भी छोटा पार्टिकल है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं। तो C स्टेबल है क्योंकि C की बाइंडिंग एनर्जी देखो सबसे ज्यादा है। तो A प्लस बी मिलके C बना रहे हैं, गलत है कि सही है, स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, ट्रू। हाँ ट्रू। सेकंड वाली बताओ,
सेकंड वाले में कह रहा है जो सी है ना वो A+B में टूट रहा है, क्या ये सही है? सी खुद स्टेबल पार्टिकल है, तो स्टेबल पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होगा? नहीं होगा ना। सी इज हाईली नो स्टेबल, मैम। तो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, ये फॉल्स है। थर्ड बोलो, क्या डी और ई एफ में बनेंगे? यस मैम। क्यों बेटा? एफ की बाइंडिंग एनर्जी तो कितनी कम है, तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट क्यों होता है? पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है स्टेबल करने के लिए। तो अब पहली बात देखो, दो हैवी न्यूक्लियाई हैं। पहली बात डी और ई छोटी नहीं है, पहली बात तो डी और ई स्मॉल न्यूक्लियाइज नहीं है, हैवी न्यूक्लियाई है, तो हैवी न्यूक्लियाई हमेशा ब्रेक होंगी। दूसरी बात, अगर ये ब्रेक भी होगी तो ठीक है, पहली बात तो ये ब्रेक होंगी, तो ये D+E लिखा हुआ है, ये फ्यूज नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। बात समझ में आई? क्या एफ डी और ई में कन्वर्ट हो सकता है? एफ हैवी है, तो हैवी है तो पहली बात तो स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होके कहाँ आना चाहेगा? स्प्लिट होके कहाँ आना चाहेगा? बोलो, स्प्लिट होके कहाँ आना चाहेगा? एफ स्प्लिट होके क्या बनना चाहेगा? स्टेबल। तो बेटा एफ स्प्लिट होके डी और ई में बन रहा है, तो डी और ई एज कंपेयर टू एफ तो स्टेबल ही है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी एज कंपेयर टू एफ, डी और ई स्टेबल है, और एफ स्प्लिट भी हुआ है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। ट्रू। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि ये पी एन डायोड्स हैं, D1 D2 D3, तुम्हें बताना है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कब होगा, कौन से, जब मैं इन ए और बी को कौन सी बैटरी से कनेक्ट करूंगी तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे कि डायोड तुम बताओ, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग होती है तो क्या होगा? फॉरवर्ड बाइजिंग में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात कर रही हूँ, सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होगा, है ना। करंट फ्लो स्मूथली, करंट फ्लो करेगा। रिवर्स बाइजिंग में क्या होगा? रिवर्स बाइजिंग में बताओ, ऑफर हाई रेजिस्टेंस। बेटा क्या ऑफर करेगा? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, यस मैम। अब इसका मतलब क्या है ज्यादा और कम रेजिस्टेंस का? अगर कोई भी रिवर्स बाइजिंग में डायोड कनेक्ट है तो वो अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा रिवर्स बाइजिंग में, ठीक है। अगर कोई डायोड रिवर्स बाइजिंग में करंट है, रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट है, तो वो अपने आप से करंट को पास नहीं करने देगा। और डायोड अगर फॉरवर्ड बाइज है तो करंट अपने आप चुपचाप निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। पहला केस, पहले केस में ए की वैल्यू -10 और बी की वैल्यू -5 वोल्ट। जरा D1 देखो, फॉरवर्ड है या रिवर्स है? D1, डी ऐसे दिया हुआ है देखो बेटा, ये होता है प्लस साइन और ये होता है नेगेटिव, मतलब ये P है और ये मेरा N है। फॉरवर्ड जब होगा, फॉरवर्ड में क्या होता है बेटा? P को प्लस से कनेक्ट करते हैं और N को नेगेटिव से। रिवर्स में P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से। बात समझ में आ गई? अब बताओ, अब तुम कहोगे कि मैम यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है। नहीं, तुम्हें पोटेंशियल देखना है, कौन P का मतलब है, P पॉजिटिव का मतलब है P का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, हाइयर। तो बेटा यहाँ P का पोटेंशियल -10 है और ये B का -5, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? -10 ज्यादा है कि -5? -5 ज्यादा है, -5 ज्यादा है, तो यानी तुमने यहाँ पर N को क्या कर दिया? N को हाई पोटेंशियल दे दिया ना, और P को लो पोटेंशियल दे दिया। बात समझ में आई? कि मेरा मतलब है कि P को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव का मतलब है कि P हमेशा किस पे होना चाहिए? फॉरवर्ड बाइजिंग में हाई पोटेंशियल पे, है ना। P को
देखो फॉरवर्ड वाइजिंग में पी हाई पोटेंशियल होना चाहिए और एन क्या होना चाहिए, लो पोटेंशियल। अब समझ में आई। अब बताओ D1 क्या होगा। आपने बोला मैम -5 जो है ज्यादा है, ठीक है। आपने नेगेटिव को हाई पोटेंशियल पे रख दिया, तो D1 किस में चला गया, रिवर्स वाइजिंग में है। D1 रिवर्स हो गया ना बेटा, क्योंकि यस ये मैम। -5 से कनेक्ट है। -5 मतलब तुमने नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बाइजिंग में चला गया। तो रिवर्स बाइजिंग में जब डायोड लगा होगा तो अपने अंदर से करंट नहीं जाने देगा, यानी ये ब्रांच उड़ानी पड़ेगी, ये ब्रांच हटा दो। D2 देखो, D2 किस में है, अगर D2 का साइन उल्टा है तो मतलब D2 किस में होगा, फॉरवर्ड में होगा। D3 का साइन पहले वाले की तरह है, मतलब इसको भी उड़ाना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा सर्किट बेटा इस तरीके से बनेगा, देखो R/4 R/4। बात समझ में आई। आपने जो फॉरवर्ड बाइजिंग है वो ही लेनी है। जो डायोड रिवर्स में होंगे उन ब्रांचेस से करंट नहीं जाएगा, लिख लो। जो डायोड फॉरवर्ड में होंगे उन्हीं से करंट जाएगा, जो रिवर्स में होंगे उन ब्रांचेस से करंट नहीं जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऐड कर दोगे, R+4 R+4 R/2 R/2 प्लस R 3R/2। समझ में आई, हेलो, ठीक है। सेकंड केस चेक करो जरा, सेकंड केस में बनाओ। सेकंड में बेटा ये -5 है और ये -10 वोल्ट है। अब क्या होगा, ये -5 है तो बोलो इनमें से कौन सा डायोड रिवर्स फॉरवर्ड होगा, पहला वाला। देखो ये P है और ये N है, तो -5 क्या होता है, हाई पोटेंशियल। तो पहला वाला देखो P से जुड़ा हुआ है, हाई पोटेंशियल से, नेगेटिव लो पोटेंशियल, तो ये किस में कनेक्ट है, फॉरवर्ड में। अब D2 किस में हो जाएगा, रिवर्स में। D3 फॉरवर्ड में, है ना। तो सेकंड का जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये R/4। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, ये वाला R और देखो ये वाला R फॉरवर्ड के, तो एक ये वाला R आएगा और एक और R आएगा, और यहाँ पर मेरा R/4। बताओ R और R पैरेलल में R/2, तो ये बना मेरा R/2 प्लस R/4 प्लस R/4। तो R/4 R/4 R/2 हो जाएंगे, R/2 प्लस R/2 R हो जाएगा। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना आया, R आया। समझ में आई। थर्ड में मुझे कैलकुलेट करके बताओ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। चलो थर्ड केस में मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है ये भी बताओ। ये -4 हो जाएगा और बी हो गया -12 वोल्ट। बताओ थर्ड केस करो। थर्ड केस क्या आया है थर्ड का, मक्खी मच्छर आ गए कहां से। क्या बनेगा बेटा, 3R/4। 3R/4 आ रहा है। पहले बताओ D1 फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में। देखो ये -4 तो -4 बड़ा है ना, तो यानी ये मेरा हाई पोटेंशियल है और ये ऐसे लिख लो, ये हाई है और ये लो पोटेंशियल है। अब तुम्हें पता है जो ट्रायंगल है
अगर वो हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो देखो ये वाला ट्राइंगल हाई से है तो ये फॉरवर्ड, ये वाला ट्राइंगल हाई से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड, ये नेगेटिव वाला हाई से जुड़ा है तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हटाना पड़ेगा। तो ये तो फिर बेटा सेम आएगा, सेम ही तो आएगा। इसकी ये वाला सेकंड का केस ही तो है, ये सेकंड वाला ही तो है, R/2 ही तो बनेगा इसका सर्किट। बीच वाला रिमूव करोगे ना तो रेजिस्टेंस तो सबके सेम है, ये भी R ये भी R, तो दोनों पैरेलल में R/2, ये R/4 और R/4 सीरीज में, तो ये ऐसे ही तो आएगा R/4, ये R/2 बेटा और ये R/4, तो इनको ऐड करोगे तो R मिलेगा। तो यानी सेकंड और थर्ड बराबर है और इससे बड़ा है 1.5 R आएगा, है ना। तो 1 सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी। 2R/3 कैसे कर दिया? ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करोगे? द रेडियस ऑफ जर्मेनियम एंड is measured to be twice of the radius of this. The number of nucleons in GeR क्या होगा? कर लोगे इसको तो एक दूसरे के साथ वही करना है। रेडियस किसके बराबर होती है? R इक्वल्स टू A⁻1/3। ठीक है, तो जर्मेनियम की रेडियस क्या हो जाएगी? A कितना है? ये मास नंबर 9/1/3 अपॉन, okay, the radius of germanium nuclide is measured to be twice the radius of Be. The radius of germanium, तो this is not for germanium, this is Be की रेडियस। ठीक है, बैरियम की जो रेडियस है वो होगी मेरी 9⁻1/3। अब क्या बोला है कि रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज ट्वाइस ऑफ RBE, ये इक्वेशन है। मल्टीप्लाई R0, तो पहले तुम्हें बैरियम की रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो 9⁻1/3 मल्टीप्लाई बाय R0 करो, आ जाएगा। रेडियस निकाल लोगी, फिर उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स निकाल लोगी, जर्मेनियम में कितने होते हैं। R0 की वैसे जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स में खेल। बोलो कर लोगे क्या? सॉल्व करो इसे बैठ के। तो देखो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ जर्मेनियम अपॉन रेडियस ऑफ Be किसके बराबर आ जाएगा? ये 2/1। और किसके बराबर हो जाएगा? देखो बैरियम की कितनी हो जाएगी? 9⁻1/3, और हम बैरियम की मान लेते हैं कि इसका जो नंबर होगा एटॉमिक नंबर वो मान लेते हैं A होगा, विच इज 1/3। तो इसको लिख दोगे 9/A⁻1/3। ठीक है, तो R/GE अपॉन R/BE किसके बराबर हो जाएगा? देखो इस 1/3 को यहाँ पर 2/1 में क्यूब लगा दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? सिर्फ 9/1। 2 की पावर क्यूब ये A है ना, 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगी? 8। 8 इक्वल्स टू 9/A, तो A कितना हो जाएगा? एक सेकेंड। Germanium nucleus is measured to twice of the radius of barium। ठीक है, RGE equals to BE। ओहो, जर्मेनियम का यहाँ पर उल्टा कर दिया। जर्मेनियम का तो निकालना है ना, बैरियम का गिवन है। तो बैरियम की गिवन है, जर्मेनियम की निकालनी है, तो जर्मेनियम की A की पावर होगी, बैरियम की 9 गिवन है, तो 9 की पावर 1/3। ठीक है, तो ऊपर A आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ A आएगा, यहाँ 9 आएगा, तो A क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज 72। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये सिर्फ। बन पा रहे हैं ये क्वेश्चन? फॉर्मूला ही लगा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। r इक्वल्स टू a की पावर 1/3, बस ये फॉर्मूला है। वेरी गुड, आर्यांश ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए प्लीज। देख मेरे डरा नहीं पा रहे। वॉइस क्लियर है बेटे? एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिखाया था ना। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किसके बराबर होगी? 1 प्लस इंसिडेंट पार्टिकल मास। याद है ये फॉर्मूला? मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल अपॉन मास ऑफ टारगेट पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्रोटोन आ रहा है कोलाइड करने के लिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन की कितनी होनी चाहिए? 1 प्लस प्रोटोन का मास कितना है? ठीक है, न्यूट्रॉन पे टारगेट कर रहा है, तो न्यूट्रॉन सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेरा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन मेरा टारगेट है। तो नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है? देखो ये रहा 15 मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। तो सबसे पहले फिर अब क्या निकालनी पड़ेगी? क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर से। बोलो डेल्टा एम सी स्क्वायर से निकाल लोगे क्यू वैल्यू। डेल्टा एम क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है? देखो 15.0031 प्लस न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है भाई? 1.008665 माइनस करेंगे हम प्रोटोन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये रहा प्रोटोन और नाइट्रोजन का, लिखो 1.007825 प्लस नाइट्रोजन का है 15। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 931.5 से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? मेरी क्यू वैल्यू हो जाएगी। उस क्यू वैल्यू को यहाँ रख देना, आंसर निकल आएगा। कर लोगे? बोलो। फॉर्म क्लास में कराया है सेम क्वेश्चन, ऐसा सेम एज इट इज। 11th बोलो। एक न्यूक्लियस रप्चर हो जाता है इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स, 2 न्यूक्लियर पार्ट्स में, जिनकी वेलोसिटी होती है 2:1। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज का रेशियो क्या होगा? तो देखो, अगर मेरा इनिशियली क्या था, न्यूक्लियस रप्चर हो जाता है 2
न्यूक्लियर पार्ट्स में जिनकी वेलोसिटी 2:1 है। तो मैं मान लेती हूँ कि दो पार्ट्स में वो रप्चर हुआ, बट उनका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियली रप्चर हुआ है तो मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही हुआ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो यानी इनिशियल मोमेंटम 0 रहा होगा। फाइनल मोमेंटम में दो मास में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लो m1 v1 प्लस m2, दूसरे पार्ट की भी कुछ वेलोसिटी रही होगी v1। बट अगर इनिशियली मोमेंटम 0 है तो बेटा m1 v1 भी किसके बराबर होंगे, माइनस m2 v2 के। m1 अपॉन m2 किसके बराबर आया है, v2 अपॉन v1 के, माइनस का साइन। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, है ना, दोनों की वेलोसिटी शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। v2 अपॉन v1, देखो मेरे को तो ये v1 अपॉन v2 दिया होगा, अब ये v2 अपॉन v1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, उल्टा कर लो इसका, क्योंकि वेलोसिटीज है ना, तो ये v2/v1 तो 1/2, तो मास किसके बराबर आ जाएगा, देखो 1/2 के। अब न्यूक्लियस रेडियस क्या होती है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है r इक्वल्स टू a की पावर 1/3 पे। बात समझ में आ गई। अब तो रेडियस लिखोगे r1/r2 इक्वल्स टू मास नंबर m1 अपॉन m2, कितना दे रखा है m1 अपॉन m2, 1/2 की पावर क्यूब, ये 1/3 लगा दोगे तो r1 अपॉन r2 किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3, ऑप्शन नंबर डी। तो बस क्या करना था, यहाँ से m1 m2 निकाल के कहाँ रखने थे, इस रेडियस वाले फॉर्मूले में रखने थे। बोलो बोलो, सही है। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें तुम्हें क्या बोला है, देखो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या बनेगी, तो पहले में और गेट बन रहा है, और मतलब ए और बी जो है यहाँ से प्लस होके निकलेंगे, ए प्लस बी, ये एंड गेट है, यहाँ से ए डॉट बी निकलेगा मल्टीप्लाई होके, अच्छा नॉट बी है तो ए नॉट बी नॉट। अब ये एंड ऑपरेशन है, तो ये दोनों इनपुट यहाँ जा रहे हैं, तो ये इनका फाइनली एंड कर देगा, यानी ए प्लस बी डॉट कर देगा ए बार डॉट बी बार से, मल्टीप्लाई कर दो, देखो ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार, ए बार क्या हो जाता है 0, यहाँ क्या बचेगा ए बी बार प्लस बी ए बार। तो ये बताओ ये कौन सा ऑपरेशन होता है, सिखाया हुआ है, जोर, जोर है ना ये, बोलो, तो ये क्या है यार जोर। नॉर क्या होता है, नॉर इसका भाई उल्टा, नॉर हो जाता है ए बी प्लस ए बार बी बार, ये होता है नॉर, तो मुझे जोर मिला यहाँ से, ठीक है। हाफ लाइफ आउट ऑफ द स्कोप क्वेश्चन, सिलेबस आउट ऑफ द सिलेबस। 14th बताओ 14th में क्या होगा, देखो इसमें क्या बोला है, ये एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है आपको किसी मटेरियल का, जो ओपन सर्कल्स हैं एंड फील्ड सर्कल्स डिनोट होल्स, यानी ओपन सर्कल होल्स हैं, फील्ड सर्कल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन यहाँ देखो किसका नंबर ज्यादा है वैलेंस में, वैलेंस बैंड में किसका नंबर ज्यादा है, होल्स का, होल्स का नंबर ज्यादा है। और देखो यहाँ पर इसके नजदीक कौन सा एटम लेवल होता है, डोनर एटम, डोनर लेवल होता है ना वैलेंस के नजदीक में, तो वैलेंस के नजदीक में डोनर लेवल भी है, तो डोनर लेवल कहाँ मिलता है मुझे, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर होगा भाई, पी टाइप, ठीक है। 15th कर लोगे, ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो कह रहा है कि बस जो है न्यूक्लियर फ्यूजन में 0.1% मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो बताओ 1 किलोग्राम जब फिजन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो देखो 1 किलो का पहले 0.1% निकालो, तो 1 किलो का 0.1% ग्राम में कर लो, है ना, ग्राम्स में, चलो 1 किलो ले लो, 1 kg डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, अच्छा ग्राम्स में लेके देख लेते हैं, 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये 1 पॉइंट हटाया तो 10, ये कट गया, तो यानी 1 किलो में से 1 ग्राम मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओनली 1 ग्राम मास ही एनर्जी बन रहा है,
1 ग्राम मास ही एनर्जी कन्वर्ट करेगा। तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो एनर्जी भी जूल्स में है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। मास कितना आया है 1 ग्राम, सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट 3 3 जा 9, 10 की पावर 16। अब ग्राम, अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, ग्राम ग्राम्स में, मास, तो मास को केजी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -3। तो 16 में से 3 घटा दो, एहे 8 8 जा 16 हो जाएगा ना। 16 में से 3 घटा दो, 10 की पावर 13 आ जाएगा। बात समझ में आई। ग्राम को किस में करोगे, केजी में ना। तो 1 × 10 की पावर -3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए समझ आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन कर लोगे, 16th, आई एम सॉरी 16th कैसे करोगे, देखो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ये तुम्हें डायोड दिया हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस, तो बोल रहा है कि करंट बताओ सर्किट में कितना होगा। तो देखो ये डायोड है, तो बेटा डायोड इस 10 वोल्ट में से आप खुद कितना कंज्यूम करेगा, 0.7 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इसको इस सर्किट में करंट फ्लो कराना है, और वो तभी करा सकता है जब 0.7 की नल वोल्टेज को कंप्लीट करेगा। तो 0.7 तो खुद कंज्यूम कर जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा, सर्किट को कितना मिला, सर्किट को मिला सिर्फ कितना, 10 में से 0.7 गए तो 9.3, सर्किट को 9.3 वोल्टेज मिला। तो आप करोगे V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज कितना मिला 9.3, रेजिस्टेंस कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर किलो ओम, 3 लगा दो, तो यहां से करंट आ जाएगा, जो करंट की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ, 17। बोलो 17th भी ऐसे ही हो जाएगा। लिथियम दिया हुआ है, प्रोटॉन्स काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक है। सो दैट ये इसको अभी तुम रहने दो, ये लेंगे को। 18th बताओ। ये कह रहा है कि देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ऑक्सीजन इज दिस, एंड O17 की इतनी है पर न्यूक्लियन की। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए न्यूट्रॉन फ्रॉम O17, तो O17 से एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, कितनी चाहिएगी, बोलो। कैसे निकालोगे, तो O17 में को बनाओगे O16, तब जाके एक न्यूट्रॉन निकलेगा। तो ये न्यूट्रॉन कैसे निकाल पाओगे, ये इस न्यूट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिएगी ये पूछ रहा है। तो किसके बराबर हो जाएगी रिक्वायर्ड एनर्जी, ये तुम्हारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस कर दो, यही तो सिखाया था अभी, है ना। प्रोडक्ट के पास कितना नंबर है, देखो 16, एनर्जी कितनी है 16 वाले के पास 7.97, माइनस कर देंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के पास कितनी है 17, मल्टीप्लाई इसका नंबर कितना है 17 का 7.75,
कर लोगे? इसे जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कितना वैल्यू 4.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो वही है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाया है। ठीक है, 19th वाला बताओ बेटा। ये भी सेम ऐसा ही है कि इसको आपने एक पोटेंशियल से 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो देखो 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है तो बेटा ये 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, यहाँ पर ये +10 हो जाएगा, +10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स तो होंगे ही, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, कुछ तो पोटेंशियल होगा, बट इतना पता है कि वो 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कि कौन कौन से फॉरवर्ड में कनेक्ट है और कौन कौन से रिवर्स में कनेक्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से पता चलेगा D1 D2 D3। बताओ बेटा कौन कौन है रिवर्स में? ये 0, देखो D1 तो ये नेगेटिव में है, तो इसको 0 लो पोटेंशियल पे कनेक्ट है, तो मतलब सही है। अब देखो D2 वाला, देखो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव है, पी टाइप है, पी को 0 से कनेक्ट कर रखा, तो यानी D2 तो रिवर्स में हो जाएगा, यानी ये अपने अंदर से करंट जाने नहीं देगा। D3 ये नेगेटिव है, तो मतलब देखो ये नेगेटिव से ही कनेक्ट है, मतलब सही जुड़ा हुआ है, तो D3 भी फॉरवर्ड में है। तो ये सर्किट देखो ऐसा बन जाएगा, 6 ओम, 2 ओम, 10 ओम। ये वाला 6 ओम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वाला डायोड करंट नहीं जाने देगा अपने अंदर से, यहाँ बचेगा 10 ओम। ये डायोड D3 वाला आराम से जाने देगा, तो इसको हटा दो डायोड को, ये बचा 6 ओम। ये सर्किट बन जाएगा। तो 10 और 6 ये सीरीज में हो गए, तो ये 10 और 6 16 हो जाएंगे। अब ये वाला देखो, ये 6 से करंट होते हुए इस 10 में जाएगा, तो 6 और 10 भी आपस में क्या हो गए 16। तो ये 16 ओम पैरेलल में, ये भी 16 ओम पैरेलल में। बात समझ में आई? यहाँ लगी हुई है एक बैटरी, और ये रहा मेरा 2 ओम। 16 और 16 कितने हो गए 8, 8, और यहाँ हो गया मेरा ये 2 ओम। तो 8 2 10, और ये भी 10 वोल्ट की बैटरी, तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 एम्पियर। बोलो ठीक है, चेक भी कर लेते हैं एक बार। सही है, 1 एम्पियर आ रहा है। समझ में आया? बस डायोड हटाना था, बाकी इस सर्किट को फिर रीड्रॉ कर लो। तो कौन सा डायोड रिमूव करेंगे? जो रिवर्स बाइजिंग में होगा। तो यहाँ पर D2 किस में है? D2 है बेटा रिवर्स बाइजिंग में। समझ आया? तो रिवर्स बाइजिंग वाले को हटा देंगे, बाकी जो भी है उनको एज इट इज। जैसे D1 फॉरवर्ड में है, तो D1 फॉरवर्ड में है, तो D1 को हटा दो, बाकी सर्किट एज ही। उसके बाद D3 फॉरवर्ड में है, तो D3 हटा दो, बाकी सर्किट एज इट इज। समझ में आई? ट्वेंटी वन कैसे करोगे? 21 बताओ बेटा सारे जने, 21 सॉल्व करो, 22 सॉल्व करो, चलो बैठ के। तो आपको ड्यूट्रॉन की एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। कह रहा है अगर x इफ इट फाइंड x अगर मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट इज दिस। तो आपको मास डिफेक्ट दे रखा है x बटे 1000 AMU। x की वैल्यू बताओ क्या होगा? तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है कितनी 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ड्यूट्रॉन में n की वैल्यू कितनी होती है 2। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1.115। ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई ड्यूट्रॉन की। बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होता है? बाइंडिंग एनर्जी बराबर होता है डेल्टा M C² के। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू रख दो 2 मल्टीप्लाई 1.115 डिवाइडेड बाय C²। C² कितना हो जाएगा
या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा वोल्ट में है ना, ये वाला लिख लो, हटा दो ये, डिवाइड किससे कर दो 931.5 से, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एम मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लो एक बार, ठीक है, कितना आता है ये ऑप्शन, बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई 1.5 बनेगा 2.23, तो 2.23 को डिवाइड किया है 931.5 से, तो 0.0239, तो 239 को मैं 24 लिख सकती हूँ राउंड ऑफ करके, 0.0024 बना दो, ये पॉइंट कितने 1 2 3 4, तो नीचे 4 0 कर दो, तो कितना आ गया 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24, बोलो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 22 करो, बहुत आसान सवाल है, ठीक है करो। क्वेश्चन नंबर 22, ट्राई 22 करो बैठ के। 22 ट्राई करो सब बच्चे, इजी क्वेश्चन है, इतने सवाल कर लिए तो ये भी। डायोड क्या काम करेगा, अगर फॉरवर्ड में हुआ तो डायोड कुछ नहीं करेगा, चुपचाप करंट जाने देगा, वो कुछ नहीं करेगा। डायोड फॉरवर्ड में हुआ तो करंट ब्लॉक कर देगा, करंट जीरो हो जाएगा उस ब्रांच का। जिस ब्रांच में डायोड फॉरवर्ड में होगा उस ब्रांच से करंट पास नहीं करेगा, करंट जीरो होगा उस ब्रांच का। अब तो तुम्हें सब बता दिया, अब करो। बोल के बता दो कितना आ रहा है 22 का, 4.23, मैम 22 का 43
43.75. नहीं, फोर्टी थ्री कैसे आएगा? देखो पहले क्या कह रहा है, एन आइडियल डायोड इज दिस इफ VI चेंज फ्रॉम 1 वोल्ट टू 8 वोल्ट। पहले ये 1 वोल्ट था, अगर पहले ये 1 वोल्ट था तो देखो पॉजिटिव वाले को कम से कनेक्ट किया हुआ, यानी रिवर्स बाइसिंग में था, तो इनिशियली सर्किट में करंट 0 होगा। जब इसको 8 वोल्ट कर दिया तो अब ये सर्किट फॉरवर्ड में हो गया, क्योंकि इसको हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब ये डायोड आराम से करंट फ्लो करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला लगाओगे, V इक्वल्स टू IR। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 8 में से 4 गया 4, रेजिस्टेंस कितना है 160 इक्वल्स टू I, तो ये करंट होगा 1/40। ठीक है, दिस वन इज करंट की वैल्यू। जीरो 0.025 मिली एम्पियर में बात करें तो 25 मिली एम्पियर। चौबीसवा करो। 24 और 23 दोनों करो सॉल्व, 24 एंड 23 दोनों दोनों। प- 24 और 23, 24 दोनों करो बैठ के, बहुत समय है अभी हमारे पास। कैसे करोगे 24 वाला? Diode used in the circuit as shown in the figure has a constant voltage drop of 0.5 volt, मतलब वो अपने पास 0.5 का वोल्टेज ड्रॉप कराता है at all current and a maximum power rating is 200 मिली वोल्ट। पावर रेटिंग दे रखी है तुम्हें इस डायोड की इतनी। The value of resistance R connecting in series with the diode for a maximum current। इस R की वैल्यू क्या लगाएं कि हमारे पास ये जो करंट आ रहा है ये मैक्सिमम हो जाए, बताओ कितना लगाओगे? 24 क्वेश्चन। मुझे इसके अक्रॉस आई मैक्सिमम चाहिए करंट। तो देखो इस रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज मिलेगी, रेजिस्टेंस को वोल्टेज मिलेगी दो, ये है 0.5, तो ये खा जाएगा, तो रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिलेगी वो मिलेगी पहली बात तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, इतनी तो इसको वोल्टेज मिलेगी। अब हमें सर्किट का करंट निकालना है कि सर्किट का करंट कितना आएगा, तभी हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला है, मैंने वोल्टेज निकाल ली 1.5, रेजिस्टेंस निकालने को बोला है, वो तभी आ पाएगा जब मेरे को करंट की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब सर्किट का करंट निकालो। अब तुम्हें देखो क्या दिया हुआ है, पावर रेटिंग दी हुई है कितनी, डायोड की पावर रेटिंग कितनी दी हुई है, 200 मिली वॉट। तो पावर किसके बराबर होता है, VI के, मुझे करंट ही तो चाहिए, पावर होती है VI के बराबर। पावर कितनी है 200 मिली वोल्ट, 10⁻³ अपॉन वोल्टेज, डायोड के पास वोल्टेज कितनी है 0.5 इक्वल्स टू आई। एक हटा के जीरो ऊपर कर दो, तो क्या हुआ देखो, ये 3 जीरो और ये कट जाएगा, कितना बचा, आई आया 2/5। 2/5 कितना हो गया, 2/5 कितना हुआ 0.4। तो करंट आ गया देखो 0.4
एम्पियर। बात समझ में आई? अब रेजिस्टेंस निकाल लो, V इक्वल्स टू आई आर करके। रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज 1.5 है, सर्किट का करंट सीरीज में सेम ही रहेगा, बचे 0.4, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना आया, 15/4। 15/4 कितना होगा बेटा? 15/4 सॉल्व करो। 15/4 कितना आएगा? 15/4, 3.75। तो 10⁻⁻² में पूछा हुआ है तो 375 आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, 375 शुड बी योर आंसर। 25 करो, हाईली इंपॉर्टेंट। ये भी देखो क्या कह रहा है, जीनर की वोल्टेज दे दी 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट हो गई। इस R2 के पास भी 10 वोल्ट, इसके पास भी यहाँ पर 10 वोल्ट, क्योंकि ये सब पैरेलल में है। अगर इसके पास 10 वोल्ट है तो इस 5000 के पास कितनी वोल्ट हो जाएगी, 12 में से 2 वोल्ट। तो यहीं से जो सर्किट से करंट आएगा वही 5000 से होके जाएगा। तो V इक्वल्स टू आई आर लिखो। वोल्टेज है इसके पास 2, इसके पास रेजिस्टेंस है 500। तो बेटा करंट कितना आया सर्किट का टोटल, 2/500। कितना हो जाएगा 2/500? सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये 2/500 क्या होगा, करंट किस में जाएगा ये करंट, देखो क्या 15,000 में ये करंट जाएगा? इसको तो शॉर्ट सर्किट पाथ मिल गया है, तो सारा करंट यहीं से जाएगा ना, टोटल सारा करंट। तो एक करंट यहाँ बचेगा I Z, और कुछ करंट जाएगा लोड रेजिस्टेंस के पास IL। तो लोड रेजिस्टेंस के, ओहो आपको लोड रेजिस्टेंस की यहाँ पर वोल्टेज नहीं दे रखी। लोड रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस नहीं दे रखा, R2 नहीं दे रखी मतलब। इसकी 10 वोल्ट हमने निकाल ली वोल्टेज है, जीनर का करंट नहीं दे रखा, फिर कैसे निकालेंगे? देयर शुड बी सम मिसिंग वैल्यूज। खा आप बना लो। करो आगे इस क्वेश्चन को। आंसर लिखो फटाफट फटाफट, पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, अब तो इस क्वेश्चन को कर लो बेटा। हम्म, R3 के पास 10 वोल्ट का हो जाएगा, R1 विल बी 2 वोल्ट। करंट इन I3 शुड बी, अगर मैं इसके अक्रॉस करंट निकालना चाहूँ कि इसके अक्रॉस कितना करंट हो, क्योंकि इसके पास हमें 10 वोल्ट मिल गया, रेजिस्टेंस ये मिल गया, तो इसके अक्रॉस जो करंट होना चाहिए वो हो जाएगा I इक्वल्स टू 10/1500, यानी 1/150 एम्पियर। और ये कितना है, 2/500, तो ये भी 1/250। ये टोटल करंट है। ठीक है,
और वो 1/250। तो सबसे ज्यादा करंट तो देखो, एक बात देखो, इस सर्किट का जो टोटल करंट है वो तो 1/250 है। 1/250 कितना होगा? 0.04। और 1/150 कितना है? 0.006। तो भाई पहली बात तो ये बात है कि इसके पास ज्यादा करंट कैसे आ रहा है? 1500 ओम के पास, है ना। और 1500 के पास कम करंट आ रहा है जो कि सर्किट में लगा हुआ है, यहाँ पर करंट आई। तो इसका मतलब इस टोटल करंट जो सर्किट का है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस से तो कम आ रहा है। सपोज I1 से, ये I निकाला है, मान लो ये I1 है, I1 इसका करंट है, ये I है। तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है ना। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जीनर डायोड डज नॉट रीच टू द ब्रेकडाउन वोल्टेज सो दैट करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द रिवर्स जीनर डायोड। इसका मतलब यहाँ पर जीनर में कोई करंट ही नहीं आ रहा है। जीनर का करंट कितना है? जीरो करंट है जीनर में। देयर इज नो करंट इन द जीनर सर्किट बिकॉज जो उसको जितनी उसको रिवर्स पोटेंशियल, मतलब रिवर्स पोटेंशियल चाहिए होगा, रिवर्स बाइजिंग चाहिए होगी जीनर को, उतना बाइजिंग पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो पहुंचेगा नहीं तो जीनर वर्क नहीं करेगी, तो वर्क नहीं करेगी तो करंट जीरो। ठीक है, तो जीनर के पास करंट कितना है? जीरो। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने लिस्ट में रख लेना while रिवाइजिंग द पेपर। ठीक है एवरीवन, ठीक है देन बाय। आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो देन इट्स फाइन।